गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखो, अपन पढ़ रहे थे समुच्चय के बारे में। तो समुच्चय के बारे में बेसिक जानकारी वो आपको दे दी गई है, उसके टाइप्स बता दिए गए हैं, उनका समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप बता दिया गया है। उप समुच्चय के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अपना जो लास्ट टॉपिक था वो था घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है? किसी भी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समूह, यानी कि समुच्चय उसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, वो सारे उप समुच्चय हम किसी समूह में रख ले तो वो समूह क्या कहलाता है? आपका घात समुच्चय कहलाता है। अब आपका अगला टॉपिक है वो है सार्वत्रिक समुच्चय। अब सार्वत्रिक समुच्चय है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट और हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट का जो फर्स्ट लेटर है वो यू है, तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से प्रदर्शित करते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय आपका क्या हो गया? यू से प्रदर्शित हो गया। अब यूनिवर्सल आपका एक होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, जिसमें सब कुछ समाया हुआ हो। वैसे ही आपका ये यूनिवर्सल सेट कह रहा है, इस यूनिवर्सल सेट में सभी समुच्चय के अवयव विद्यमान होंगे। कहने का मतलब इसमें जितने भी आपके समुच्चय आपने ले रखे हैं वो सारे के सारे अवयव किसमें विद्यमान होंगे? इस यू में विद्यमान होंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, कैसे? जैसे यू हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ले लिया, ठीक है। और अपना ए समुच्चय उसमें 1 और 2 है। बी समुच्चय उसमें 3 4 और 5 है। सी समुच्चय जिसमें आपका 1 7 8 9 10 3 5 ये है। तो देखो आपका समुच्चय ए बी सी के सारे अवयव इसमें विद्यमान है या नहीं है, इसलिए यू को क्या कहते हैं? आपका यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके दिए गए समुच्चय सभी क्या हो? इसके उप समुच्चय है। सभी यू के क्या है? उप समुच्चय। यानी ए आपका उप समुच्चय है यू का, बी भी आपका उप समुच्चय है यू का, सी भी आपका उप समुच्चय है यू का। क्यों? क्योंकि ए बी सी के सारे अवयव किसमें विद्यमान है? आपके यू में विद्यमान है। तो आपका ये क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। बहुत सी जगह है जहां आपका ये यू काम आने वाला है आगे फ्यूचर में। अभी केवल इतना समझ लो कि यू क्या होता है? आपका सार्वत्रिक समुच्चय होता है जिसमें सारे समुच्चयों के अवयव क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की ओर। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, रिक्त स्थान में प्रत्येक उप समुच्चय और उप समुच्चय नॉट, ये चिन्ह आपका उप समुच्चय होता है। तो उप समुच्चय है या उप समुच्चय नहीं है, इसको भरकर कथन को क्या बनाना है? सही बनाना है। तो पहला ये, यानी इधर वाला उप समुच्चय होना चाहिए, उधर वाला क्या होना चाहिए? उससे बड़ा समुच्चय होना चाहिए। तो इसके सारे अवयव इधर विद्यमान होने चाहिए। तो देखो 2 विद्यमान है, 3 विद्यमान है, 4 भी विद्यमान है, इसका मतलब ये तो आपका उप समुच्चय है। तो ये खत्म। तो एक तो अपना कंप्लीट हो गया। दूसरा, इसमें ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी होना चाहिए, इसमें बी और सी है लेकिन ए नहीं है। ए नहीं है, इसका मतलब ये हो गया ये उप समुच्चय नहीं है, तो हमने उप समुच्चय नॉट भर दिया। फिर तीसरा है आपका, उसमें कह रहा है एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। यानी कक्षा 11 का विद्यार्थी है, यानी मान लो कक्षा 11 में आपके 20 विद्यार्थी है और पूरी स्कूल में आपके 150 विद्यार्थी है। कक्षा 11 में आपके 20 विद्यार्थी है और पूरी स्कूल में आपके 150 विद्यार्थी है। तो पूरी स्कूल में 150 विद्यार्थी क्यों है? कि स्कूल में कक्षा 6 भी है, कक्षा 7 भी है, कक्षा 8 भी है, तो अन्य कक्षाओं के विद्यार्थी भी है और साथ साथ में कक्षा 11 के विद्यार्थी भी है। तो आगे देखते हैं क्या कहते हैं। तो x से आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो विद्यालय का एक विद्यार्थी है तो वो कितने थे? 150 विद्यार्थी है और कक्षा 11 में आपके 20 विद्यार्थी है। तो सारे 20 आपके विद्यालय में उपस्थित है या नहीं है? उपस्थित है। क्यों? क्योंकि कक्षा 11 आपका विद्यालय का ही तो पार्ट है। तो कक्षा 11 में जितने सारे विद्यार्थी है वो विद्यालय में विद्यार्थी भी है, इसलिए आपका ये भी क्या हो गया? उप समुच्चय हो गया। तो ये उप समुच्चय का मार्क हमने लगा दिया। फिर चौथा क्या कह रहा है? x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। यानी कोई समतल, जैसे ब्लैक बोर्ड आपका समतल की तरह बिहेव कर रहा है, इसमें बहुत सारे वृत्त बनाए हुए हैं। ऐसे वृत्त बनाए हुए हैं जिनकी त्रिज्या 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, बहुत सारी मतलब त्रिज्या अलग अलग हो सकती है, वैसे वृत्त बनाए गए हैं।
समतल में बहुत वर्त हो गए। फिर ये कह रहा है x किसी समतल में स्थित एक वर्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। यानी यहाँ तो समतल में सभी प्रकार के वर्त है यहाँ तो, और ये क्या कह रहा है अगले समुच्चय में केवल वही वर्त है जिनकी त्रिज्या 1 इकाई है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर वाला छोटा हो गया, ये छोटा है ये बड़ा है। क्यों? इसमें तो वो सारे वर्त भी है जिनमें त्रिज्या 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, लेकिन इसमें केवल वही है जिसकी त्रिज्या 1 है। तो अपने जो समतल उसमें तो बहुत सारे वर्त बन सकते हैं। एक समुच्चय तो कह रहा है कि हमें केवल वही वर्त लेना है जिनकी त्रिज्या 1 है, और एक कह रहा है कि हमें सारे लेने हैं। तो बड़ा तो ये हुआ, तो बड़ा ये हुआ, तो आपका उप समुच्चय तो ये होना चाहिए, लेकिन उप समुच्चय इसके लिए कहा गया है, तो इसका मतलब ये उप समुच्चय नहीं है, ये उप समुच्चय नहीं है। तो हम कह देंगे कि उप समुच्चय नॉट है। फिर से समझ लो एक बार, x किसी वर्त में, x किसी समतल में आपका x किसी समतल में स्थित एक वर्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो इधर तो 1 इकाई है, और इधर क्या आपके सारे इकाइयों वाला वर्त है इसमें जिसकी त्रिज्या इसकी इकाई कितनी भी इकाई हो सकती है। तो ये समुच्चय बड़ा है, ये समुच्चय क्या है आपका छोटा है। होता सिस्टम उल्टा है, आपका उप समुच्चय छोटा होना चाहिए और जो समुच्चय है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ उल्टा हो गया, तो हम कह देंगे कि ये आपका उप समुच्चय नहीं है। अब इसका आगे करते हैं, आपका आगे है 5वां, x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यानी ये समुच्चय तो आपका हो गया त्रिभुजों का। अब इसमें त्रिभुज कौन कौन से है? तो इसमें समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आपके विषमबाहु त्रिभुज, ये सारे त्रिभुज है वो इस समुच्चय में आ चुके हैं। फिर अगला क्या कह रहा है, x किसी समतल में स्थित एक आयत है। यानी इधर तो त्रिभुज है और इधर आयत है, दोनों का कोई मेल नहीं है, दोनों मेल नहीं है। तो हम कह देंगे कि ये आपका नॉट है सबसेट, यानी उप समुच्चय नहीं है। सबसेट आपके उप समुच्चय को कहते हैं। फिर अगला देखो 6वां कह रहा है x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। यानी आपका समतल में केवल समबाहु त्रिभुजों को लिया गया है। वैसे तो आपके गांव के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। तो ये समुच्चय केवल समबाहु त्रिभुजों को ले रहा है। फिर अगला समुच्चय क्या कह रहा है, x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो ये समुच्चय है वो सभी त्रिभुजों को ले रहा है। सभी त्रिभुजों का मतलब समबाहु भी इसमें है, समद्विबाहु भी उसमें है और विषमबाहु भी इसमें है। इसका मतलब ये वाला जो समुच्चय है, दूसरा वाला समुच्चय वो बड़ा है, उसमें समबाहु त्रिभुजों के अलावा और भी बहुत सारे त्रिभुज है, और भी बहुत सारे त्रिभुज हो चाहे मत हो, हमें तो केवल ये पता करना है कि समबाहु है या नहीं है। तो इसमें त्रिभुजों का सभी त्रिभुजों का कलेक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका उप समुच्चय हो गया। तो हमने उप समुच्चय का चिन्ह लगा दिया। फिर 7वां क्या कह रहा है आपको कि x एक समप्राकृत संख्या है। तो समप्राकृत संख्या आपकी होती क्या है, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से आगे चलती जाएगी। फिर देखो ये क्या कह रहा है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, माइनस अनंत से लेकर आपकी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलता जाएगा। तो देखो अपने जो समप्राकृत संख्या वो सारी इसमें विद्यमान है या नहीं है। देखो सारी विद्यमान है, उसके अलावा भी बहुत सारी है, लेकिन केवल हमें तो ये चेक करना, 2 है, 4 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 6 भी है। वैसे आगे लिखते जाओगे तो 8, 10 जितनी भी सारी है आपकी वो सारी संख्या इसमें शामिल है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो समप्राकृत संख्या वाला जो समुच्चय है वो पूर्णांक का क्या हो गया, उप समुच्चय हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपका उप समुच्चय का मार्ग आ जाएगा। तो हमें इस प्रकार पहचान करनी है कि कौन सा उप समुच्चय है, कौन सा उप समुच्चय नहीं है। हमें पूछा जा सकता है, आपका रोस्टर फॉर्म में पूछा जा सकता है और समुच्चय निर्माण रूप में पूछा जा सकता है। अगर रोस्टर फॉर्म में पूछेगा तो आपको सीधा दिख जाएगा कि सारे अवयव इसमें विद्यमान है या नहीं है। अगर विद्यमान है तो उप समुच्चय है, विद्यमान नहीं है तो उप समुच्चय नहीं है। लेकिन अगर समुच्चय निर्माण रूप दे तब थोड़ी दिक्कत आएगी, तब आपको इसको समझना पड़ेगा कि इससे एक रोस्टर रूप में क्या क्या बनेगा इस प्रकार से, और दूसरे वाले में रोस्टर रूप से क्या क्या बनेगा, उसके बाद में बताना पड़ेगा कि आपको ये समुच्चय है, उप समुच्चय है या नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है, इसका पता करना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो देखो फर्स्ट क्या कह रहा है कि समुच्चय समुच्चय A, B है वो आपका उप समुच्चय नहीं है BCA का। उप समुच्चय का मतलब ये सारे अवयव है वो इसमें विद्यमान नहीं है, ऐसा कथन कह रहा है। अब हमें चेक करना है कि है या नहीं है।
तो हमने ए देखा तो ए भी विद्यमान है, बी देखा बी भी विद्यमान है, इसका मतलब ये समुच्चय होना चाहिए, उप समुच्चय होना चाहिए, लेकिन ये क्या कह रहा है, उप समुच्चय नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये कथन आपका असत्य लिखा हुआ है, असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि ये समुच्चय है वो इस समुच्चय का उप समुच्चय है इसलिए, और ये कह रहा है कि उप समुच्चय नहीं है इसलिए असत्य हो गया। फिर दूसरा कह रहा है ए कोमा ई है वो उप समुच्चय है इसका। अब इसमें क्या है, देखो इसमें कह रहा है एक्स कोलन एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो इसको अगर रोस्टर रूप में बढ़ाए तो ऐसे बनता है ए ई आई ओ यू। अब हम चेक करते हैं ये दोनों इसमें है या नहीं है, तो ए है, ई भी है, तो ये कथन आपका क्या है, सत्य है। इसके लिए लिख देते हैं सत्य कथन, सत्य। क्यों? अब उप समुच्चय के लिए कह रहा है और उप समुच्चय ये है इसलिए कथन क्या हो गया आपका, सत्य हो गया। फिर थर्ड बात की बात करते हैं तो उसमें कह रहा है कि ये समुच्चय है वो इसका उप समुच्चय है, ऐसा कथन कह रहा है। अब हमें ये जांच करनी है कि भाई ये कथन है वो सत्य है या नहीं है। उप समुच्चय है इसका मतलब ये सारे अवयव इसमें विद्यमान होने चाहिए। तो देखो एक विद्यमान है, दो विद्यमान नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उप समुच्चय की परिभाषा है कि आपका समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाएगा यदि ए के सारे अवयव बी में विद्यमान हो, लेकिन इसके सारे अवयव इसमें विद्यमान नहीं है इसलिए उप समुच्चय नहीं है। लेकिन अगला कह रहा है उप समुच्चय है, तो ये गलत कह रहा है, तो हमने असत्य लिख दिया। फिर चौथा कह रहा है आपका समुच्चय ए उप समुच्चय है किसका, समुच्चय ए बी सी वाले समुच्चय का। तो देखो ये पूरा इसका उप समुच्चय है, तो ये कथन सत्य है या नहीं है। तो देखो इस समुच्चय में अवयव कौन है, ए इसमें विद्यमान है या नहीं विद्यमान है, इसका मतलब ये उप समुच्चय आपका है, तो कह देंगे सत्य है, सत्य है। फिर पांचवा देखो, फिर कह रहा है आपका समुच्चय ए है, ये सिंबल होता है अवयव का, यानी इसके इधर वाला अवयव इसमें विद्यमान है। तो आप देखोगे इधर ए है, इधर भी ए विद्यमान है, इसका मतलब आप कथन को क्या कर दोगे, सत्य कर दोगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये पूरा अवयव है, ये पूरा अवयव है, यानी मजले कोष्ठक के साथ इसमें होना चाहिए। तो मजले कोष्ठक के साथ ये रहा, नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब ये अवयव तब भी होगा जब ऐसे होता है, इसमें ए बी और सी ये होते हैं अवयव, तो ये अवयव हो जाता पूरा, तो ये विद्यमान होता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये कथन क्या दिया हुआ आपको, असत्य दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका असत्य कथन, असत्य हो गया। फिर आपका छठवां है, इसमें कह रहा है एक्स कोलन एक्स संख्या 6 से कम समप्राकृत संख्या है। तो 6 से कम समप्राकृत संख्या क्या होती है आपकी, 2 और 4 होती है। फिर अगला क्या कह रहा है, समुच्चय एक्स कोलन एक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, यानी ऐसी प्राकृत संख्या है जो 36 को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, 36 में पूरा पूरा भाग जाता हो। तो 36 में पूरा पूरा भाग 1 का जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का नहीं जाता, और 6 से कम की बात करें तो 5 का नहीं जाता, और 6 का भी जाता है। 6 से कम की बात ऊपर वाले समुच्चय में कर रहा है, इसमें तो केवल यही कह रहा है कि 36 में किस किस का भाग जाता है समप्राकृत संख्या का, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का जाता है, 10 का नहीं जा रहा, 11 का नहीं जा रहा, 12 का जा रहा है। इस प्रकार से ये आगे चलती जाएगी, 12 का नहीं जा रहा, फिर 18 का जाएगा। ये लो, तो ये हो गया आपका ये पहला जो समुच्चय वो तो ये है, दूसरा समुच्चय आपका ये है, दोनों के बीच में उप समुच्चय का चिन्ह लगाया हुआ है। तो देखो उप समुच्चय का चिन्ह लगाया, इसका मतलब ये सारे अभी इसमें विद्यमान होने चाहिए। तो 2 विद्यमान है, 4 विद्यमान है, इसका मतलब ये आपका उप समुच्चय है, उप समुच्चय है, इसका मतलब दिया गया कथन है वो क्या है आपका सत्य हो गया। इस प्रकार से आप क्या करोगे, इन कथनों की सत्यता की जांच करोगे, कौन सा सत्य है, असत्य है, या चिन्ह भर स्थान में आपको चिन्ह भरने वाली चीजें है। ये लगने को लग रहा है कि ऐसे आसान से ऐसे कर लेते हैं हम, लेकिन यही चीजें आपको इस समुच्चय में क्या करती है, मजबूत बनाती है। बहुत कुछ सीखने को इसमें मिलता है। तो आप क्या करो, इन क्वेश्चनों को बिना देखे प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, तब जाके आपको समझ आ जाएगा कि इनमें कितना बातें छुपी हुई है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 और समुच्चय में 3 4 और 5। इस समुच्चय में 3 4 का मतलब ये पूरा अवयव है, ये पूरा अवयव। अब पूछ रहे आपको समुच्चय ए में कितने अवयव है, तो 1 2 3 और 4 अवयव है।
वैसे तो हमें 3 और 4 और दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये अवयव नहीं है, ये समुच्चय, इस अंदर वाले समुच्चय के अवयव है, ये समुच्चय पूरा ए का अवयव है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है या नहीं है, यानी कौन से कथन सही नहीं है और कौन से कथन सही है, वो हम दोनों इसमें क्या करते हैं, बता देते हैं। तो पहले इस पर डिस्कस करते हैं। ये क्या कर रहा है, तो ये कह रहा है कि आपका 3 और 4 है वो उप समुच्चय है किसका, ए का। तो 3 और 4 उप समुच्चय ए का, इसका मतलब 3 और 4 है वो समुच्चय ए में विद्यमान होना चाहिए। तो हम समुच्चय ए में देखेंगे तो हमें लगेगा 3 और 4 विद्यमान है, लेकिन मैंने कहा था ये पूरा आपका एक ही है, पूरा साथ में आएगा आपका ये पूरा, तो ये अवयव है, ये एक का क्या है, अवयव है। तो अवयव है तो ऐसा चिन्ह लगता है तो हम इसको सही कर देते हैं, लेकिन यहाँ क्या लगा दिया, उप समुच्चय का चिन्ह लगा दिया। तो ये क्या है, आपका कथन सही नहीं है। तो ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया, गलत है। फिर से देख लो एक बार कि समुच्चय ए है, उसमें 1 2 और ये पूरा अवयव है और 5, टोटल 4 अवयव हो गए, 1 2 3 और 4 अवयव हो गए। इस अवयव में ये अवयव है पूरा समुच्चय जैसा ही है, ये अवयव नहीं है, पूरा समुच्चय है आपका जो इसका अवयव है। तो अब पहले में क्या कर रहा है, 3 और 4 समुच्चय सहित इसका उप समुच्चय है, यानी ये समुच्चय इसका उप समुच्चय है। तो उप समुच्चय की परिभाषा क्या कहती है कि इसमें विद्यमान सारे अवयव ए में विद्यमान होने चाहिए, लेकिन ए में तो 3 और 4 विद्यमान नहीं है। आपको होगी सर 3 और 4 दिख रहा है ना, ये 3 और 4 नहीं है, ये समुच्चय 3 और 4 है, समुच्चय 3 और 4 पूरा बोलेंगे इसको। तो आप कहोगे सर इसमें भी तो समुच्चय है, इसमें ये रहा समुच्चय, अरे ये समुच्चय आपका उप समुच्चय के लिए लगा है, ये नहीं है, ये लगाता तो आपका एप्सिलॉन वाला चिन्ह लगता, इसलिए। अब दूसरा देखो, इसमें कह रहा 3 और 4 ए का अवयव है, तो ये चीज सही है। देखो अवयव है या नहीं है, ए का ये अवयव है, तो ये क्या आपका सही है, सही। फिर तीसरे पे चलते हैं। तो तीसरा क्या कह रहा है कि समुच्चय में आपका ये अवयव है। अब देखो इस समुच्चय में, ये समुच्चय के लिए मतलब कोष्ठक लगा है, ये अंदर वाला अवयव के लिए लगा है, तो ये अवयव है, ये उप समुच्चय है ए का, तो ये चीज सही है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर विद्यमान कौन है, ये पूरा अंदर, ये पूरा है आपका, तो ये पूरा ए में विद्यमान है, यानी देखो पूरा ए में विद्यमान है, इसका मतलब ये कथन क्या आपका सही है। उपसमुच्चय की यही परिभाषा होती है। उपसमुच्चय क्या कहता है, इसके अंदर उपस्थित सारे अवयव ए में होना चाहिए, तो इसके अंदर समुच्चय 3 समुच्चय ये है, समुच्चय होना चाहिए, तो ये समुच्चय आपका ए में विद्यमान है, इसका मतलब उपसमुच्चय हो गया। अब कह रहा है एक अवयव है आपका ए का, समुच्चय ए में एक विद्यमान है, ऐसा ये कह रहा है, तो एक विद्यमान है तो ये सही है, सही। फिर क्या कह रहा है, एक उप समुच्चय है ए का, तो एक तो अवयव है और उप समुच्चय के लिए उप समुच्चय होना चाहिए। समुच्चय और उप समुच्चय आपस में क्या होते हैं, अवयव की संख्याओं पे डिपेंड करते हैं, लेकिन दोनों होते समुच्चय है। लेकिन यहाँ तो सीधा अवयव दे दिया, अवयव होता तो अवयव के लिए ये चिन्ह काम में लेते हैं, हम उप समुच्चय वाला काम में नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया। तो ये जो कथन दिया गया है वो क्या आपका गलत है। फिर कह रहा है कि ये जो समुच्चय 1 2 और 5 है वो उप समुच्चय है किसका, ए का, यानी ये अवयव ए में विद्यमान है या नहीं। तो देखते हैं 1 2 5 विद्यमान है, तो ये कथन क्या आपका सही है, सही है। फिर आगे चलते हैं। अब इसमें कह रहा है कि आपका ये पूरा अवयव है, बिलोंग्स टू है, ये पूरा आपका ए में विद्यमान है, तो पूरा ए में विद्यमान कहाँ है, ये तीनों चीज एक साथ कहाँ दिखाई दे रही है, नहीं दे रही, अलग अलग दिख रही है, अलग अलग अवयव है। ये कह रहा है कि पूरा एक ही अवयव है, तो पूरा एक अवयव नहीं है, अलग अलग पूरा एक ही अवयव, तो ये 3 और 4 वाला है, तो ये चीज क्या दे दी इसने, गलत दे दी, तो ये गलत है, गलत है। फिर आपका है 1 2 3 है वो उप समुच्चय है किसका, ए का, यानी 1 2 3 ए में विद्यमान होने चाहिए तभी ये सही होगा। तो 1 2 3 नहीं है, ये 3 के साथ 4 भी है तो अलग है, तो ये आपका उप समुच्चय नहीं है, तो ये भी क्या आपका गलत हो गया, गलत है। उसके बाद चलते हैं आगे 9वें पे। तो कह रहा फाई है वो अवयव है ए का, तो ये चीज गलत है। फाई है वो क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है, फाई को हम ऐसे लिखते हैं ऐसे, तो फाई रिक्त समुच्चय होता है, ये हमेशा क्या होता है, उप समुच्चय होता है सभी समुच्चयों का, तो ये उप समुच्चय तो ऐसा चिन्ह होता है तो हम इसको सही मानते हैं, लेकिन यहाँ अवयव वाला चिन्ह दे रखा है, तो इसमें फाई कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा, अवयव के रूप में नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये कथन क्या आपका गलत है, गलत है। फिर फाई उप समुच्चय ए का, ये कथन क्या सही है, मैंने बताया था फाई आपका रिक्त समुच्चय होता है, जो सभी समुच्चयों को क्या होता है, उप समुच्चय होता है, तो ये कथन क्या हो गया आपका सही हो गया, सही है।
उसके बाद चलते हैं आगे। अब कह रहा है इसमें कि ये जो उप समुच्चय है वो ए का है, ये सही है या गलत है। तो देखो इस समुच्चय में फाई विद्यमान है, फाई अपना ए में भी होना चाहिए, लेकिन ए में फाई नहीं है, क्योंकि ये समुच्चय क्या कह रहा है कि फाई अवयव है इसका, तो ए का भी अवयव होगा तो ये सही होगा, अन्यथा गलत होगा। तो ए में तो फाई कोई अवयव नहीं है, ये कथन क्या हो गया आपका, गलत हो गया, गलत है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनमें हमें क्या करना है कि घात समुच्चय बनाना है, ब्लैंक को भरना है, सत्य असत्य कथनों को क्या करना है, पहचान करना है। तो वो सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप करना। जिनके पास बुक्स नहीं है उनको फिर बता देता हूँ कि जो आपके असाइनमेंट की लिंक है उसमें आपको PDF मिल जाएगी, उसमें आपकी NCERT की 11th की बुक है। अगर फिर भी वहाँ से आपको नहीं मिलती तो आप सीधा गूगल पर सर्च करो 11th मैथ NCERT बुक PDF, तो आपके पास वो ऑप्शन आ जाएंगे, वहाँ क्लिक करते ही आप उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। मार्केट में भी बुक आई हुई है, अगर मार्केट से परचेज करना चाहो तो मार्केट से ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।